हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो क्लासेज में हम लोग जानने वाले हैं मैट्रिक बिहार बोर्ड कक्षा 10 के बायोलॉजी वाले भाग का जो दूसरा चैप्टर है श्वसन, उसी से जुड़े कुल वेरी इंपॉर्टेंट 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में। तो दोस्तों, आप लोग समझ पा रहे होंगे कि हम लोग इस वीडियो के माध्यम से टोटली 100 प्रश्नों का जो सोल्यूशन है वो करने वाले हैं, जो कि श्वसन वाले चैप्टर से संबंधित है। यदि दोस्तों आप लोग मेरे इस वीडियो को लास्ट एंड तक देख लेते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए आपका जो श्वसन चैप्टर है वो दोस्तों बिल्कुल अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पहले प्रश्न पर। देखिए, पहले प्रश्न में बताया जा रहा है पचे हुए भोज्य पदार्थों से ऊर्जा का उत्पादन भोजन अणुओं के किसके द्वारा होता है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हमें जीने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। जब दोस्तों हमारा भोजन शरीर में प्रवेश करता है तो हमारे शरीर के पाचन तंत्र की सहायता से इस भोजन का संपूर्णतः पाचन हो जाता है। आप दोस्तों ये जानते होंगे कि जब हमारे शरीर में भोजन का पाचन हो जाता है तो उस स्थिति में भोजन का जो जटिल स्वरूप होता है वो दोस्तों परिवर्तित होकर सरल स्वरूप ग्लूकोज में बदल जाता है। तो दोस्तों आप इस प्रकार से समझ पा रहे होंगे कि हमारे शरीर में भोजन का जो स्वरूप होता है सरल रूप में, वो होता है किस रूप में, तो वो होता है दोस्तों ग्लूकोज के रूप में, जिसका सूत्र होता है C6H12O6, ठीक है। यही दोस्तों ग्लूकोज है। और जब यही ग्लूकोज हमारे शरीर के रक्त संचार की सहायता से हमारे शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचता है तो दोस्तों इस ग्लूकोज का जो विखंडन है वो होता है दोस्तों कोशिका द्रव में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ठीक है। यानी कि बिना ऑक्सीजन के इस ग्लूकोज का जो विखंडन है वो होता है कोशिका द्रव में। लेकिन अगर हम बात करें इस ग्लूकोज के पूर्ण विखंडन का, तो इस ग्लूकोज का जो पूर्ण विखंडन है दोस्तों वो होता है हमारे कोशिका द्रव के कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया में। क्यों? क्योंकि दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थिति होती है ऑक्सीजन की, और यह दोस्तों ऑक्सीजन गैस के साथ संयोग कर अपना पूर्ण ऑक्सीकरण कर लेता है, अर्थात पूर्ण रूप से ऑक्सीकृत हो जाता है, जिसके कारण हमारे शरीर को पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा मिल पाती है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोग ये समझ पा रहे होंगे कि पचे हुए भोज्य पदार्थों से ऊर्जा का जो उत्पादन भोजन अणुओं के द्वारा होता है वो होता है ऑक्सीकरण क्रिया से। तो इस प्रकार से आपके पहले का जो सही दोस्तों आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आप लोग दोस्तों समझ कर रखना, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, लगा लेते हैं, ठीक है। बात करते हैं अगले पर। देखिए 2 नंबर में बताया जा रहा है संपूर्ण कोशिकीय श्वसन को कितनी अवस्थाओं में विभाजित किया जाता है। दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोग को अभी बताया कि जब ग्लूकोज हमारे शरीर के कोशिका में प्रवेश करता है तो कोशिका में प्रवेश करने के फलस्वरूप यह ग्लूकोज सबसे पहले कोशिका के कोशिका द्रव्य में प्रवेश करता है। और जब दोस्तों यह ग्लूकोज शरीर के हमारे कोशिका के कोशिका द्रव्य में प्रवेश करता है तो वहाँ पर इस ग्लूकोज का अपूर्ण विखंडन होता है, क्योंकि दोस्तों कोशिका द्रव्य में बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं होता। तो दोस्तों जब बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का विखंडन हो रहा है तो उस स्थिति में इस श्वसन को हम लोग समझेंगे अवायवीय श्वसन। आप लोग पढ़े होंगे कि जब श्वसन की क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है तो उसे कहा जाता है अवायवीय श्वसन, ठीक है। अब दोस्तों बात करें हम लोग अगले चरण का, तो दोस्तों जो अगला चरण है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। ऐसे तो इसकी प्रोसेस काफ़ी लंबा होता है, लेकिन दोस्तों हम लोग यहाँ पर बात करते हैं शॉर्ट तरीके से, जो मेन है उसी की बात करते हैं। उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि जो पायरूवेट है अर्थात ग्लूकोज के विखंडन होने के फलस्वरूप जो पायरूवेट का निर्माण हुआ है वह पायरूवेट हमारे शरीर के कोशिका द्रव्य के कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश कर जाता है। जब दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करता है तो वहां पर होता है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण पायरूवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, और पायरूवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण होने के कारण ही दोस्तों हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है, और साथ ही अधिक मात्रा में ऊर्जा का भी निर्माण होता है जो कि एटीपी के रूप में संचित रहती है। तो इस प्रकार से आप लोग समझ पा रहे होंगे कि कोशिकीय श्वसन की जो संपूर्ण प्रक्रिया है यह क्रमशः 2 अवस्थाओं में होती है। पहला कोशिका द्रव्य में, दूसरा कोशिका द्रव्य के कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया में। कोशिका द्रव्य में जब श्वसन की प्रक्रिया होगी तो वह कहलाएगा अवायवीय श्वसन, और जब दोस्तों श्वसन की प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होगी तो वो कहलाएगा वायवीय श्वसन। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन है इसलिए वह कहलाएगा वायवीय श्वसन, और कोशिका द्रव्य में ऑक्सीजन नहीं है इसलिए वह कहलाएगा अवायवीय श्वसन। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका दूसरा का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। तो आप लोग इसे सेलेक्ट कर लीजिएगा। बात करते हैं अगला 3 नंबर में, ठीक है। देखिए
3 नंबर में बताया जा रहा है जीवों के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया द्वारा होता है। बहुत ही दोस्तों ईजी है, आप सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में ऊर्जा का जो उत्पादन होता है वो होता है श्वसन के कारण। अगर हमारे शरीर में श्वसन का प्रक्रम ना हो तो उस स्थिति में हमारे शरीर में बनने वाला जो ग्लूकोज है उस ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा, क्योंकि दोस्तों ग्लूकोज का जो पूर्ण ऑक्सीकरण है वो श्वसन प्रक्रम के कारण ही हो पाता है, तब जाकर हमारे शरीर को ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो इस आधार पर आप लोग समझ पा रहे होंगे कि तीसरा का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। तो आप लोग ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट कर लीजिएगा। बात करते हैं हम लोग यहाँ पर 4 नंबर में। इसमें बताया जा रहा है ग्लूकोज कितने कार्बन से बना अणु होता है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ग्लूकोज का अणु सूत्र लिख लेते हैं। क्या होता है भैया, C6H12O6 है। इसमें कार्बन कौन है बाबू, तो कार्बन है ये वाला, यही ना है कार्बन। तो देखो तो इस कार्बन में कितने अणु हैं, तो इस कार्बन में दोस्तों 6 गो अणु है, 6 गो है ना। तो आपका जो आंसर वो मिल गया, यानी ग्लूकोज 6 कार्बन अणु से बना होता है। ठीक है, इसमें 6 गो कार्बन के अणु होते हैं। तो आपका सही आंसर होगा हाई वाला ऑप्शन नंबर बी। तो आप लोग इसे सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसे क्या करेंगे हम लोग अपने आंसर को पता करेंगे, ठीक, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। बात करते हैं 5 नंबर में। देखिए इसमें दोस्तों बताया जा रहा है निम्नलिखित में से किस में किण्वन क्रिया होती है। तो दोस्तों देखिए, जो ये किण्वन की क्रिया है ना, यह होती है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। और आप सभी जानते हैं दोस्तों कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति वही होगी जहां पर कोशिका द्रव्य होगा। अगर दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा तो वहां में बिल्कुल भी दोस्तों किण्वन की प्रक्रिया नहीं होगी। तो देखिए, एगो यहाँ पर दिया गया है पेशी कोशिकाओं में, एगो दिया गया है ईस्ट में, और एगो दिया गया है माइटोकॉन्ड्रिया में, एगो दिया गया है कोशिका में। ठीक है, तो दोस्तों आपको बताना होगा कि इन चारों में कौन सा आपका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर आप लोग ये समझ कर रखिएगा कि इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा दोस्तों आपका ईस्ट, यानी ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसी में किण्वन की क्रिया होती है। किसमें, तो ईस्ट में। ठीक है, आप लोग समझ कर रखना। ठीक, आगे बात करते हैं 6 नंबर में। 6 नंबर में बताया जा रहा है निम्नलिखित में कौन मानव श्वसन तंत्र का भाग नहीं है। ठीक है, तो देखिए 6 नंबर में आपके जो ऑप्शन दिए जा रहे हैं, आप लोग ऑप्शन देकर बताओ कि इसमें ऐसा कौन सा भाग है जो कि मानव श्वसन तंत्र का भाग नहीं है। तो यहाँ पर जो नासिका छिद्र है ये भी मानव श्वसन तंत्र का ऊपरी भाग है। जो श्वसन नली है यानी जो श्वास नली है ये भी मानव श्वसन तंत्र का भाग है। जो रक्त है ये भी दोस्तों मानव श्वसन तंत्र का भाग है। लेकिन बात करें हम लोग यहाँ पर गिल्स का, तो यह बिल्कुल भी मानव श्वसन तंत्र का भाग नहीं है, क्योंकि जो गिल्स है यह पाया जाता है मछली में। ठीक है, तो इसलिए हम लोग 6 का जो सही आंसर है वो हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे ऑप्शन नंबर सी को। तो आप लोग इसे समझकर रखना। ठीक है, 7 नंबर में बताया जा रहा है मनुष्य में बाह्य नासिका छिद्र भीतर की ओर सीधे कहाँ खुलता है। ठीक है, बाह्य, देखिए आपके चेहरे में जो नाक होता है ना, तो नाक में 2 ठो छिद्र होता है ना, तो इसी को बोलते हैं बाह्य नासिका छिद्र। यानी इन्हीं दोनों होल को, इन्हीं दोनों छिद्रों को कहा जाता है बाह्य नासिका छिद्र। तो इसमें दोस्तों बोला जा रहा है कि मनुष्य में बाह्य नासिका छिद्र भीतर यानी अंदर की ओर सीधे कहाँ खुलता है। तो दोस्तों यह खुलता है नासिक बेस्म में। नासिक बेस्म का मतलब ये हुआ कि बेस्म का मतलब होता है सतह। ठीक ना, सतह यानी कि दोस्तों एक सरफेस होता है, एक क्षेत्र होता है, उसी में दोस्तों क्या होता है कि जो नासिका छिद्र है वो खुलता है। तो 7 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आप लोग ऑप्शन नंबर ए को सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, बात करते हैं हम लोग 8 नंबर में। देखिए 8 नंबर में बताया जा रहा है मानव शरीर की कौन सी रचना वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग करती है। दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि हमारे वक्ष गुहा और उदर गुहा के बीच में एक पाया जाता है जिसका नाम है भैया का, तो उसका नाम है डायफ्राम। क्या नाम है, डायफ्राम, जिसका आकार होता है गुंबद के जैसा, होता है ना गुंबद के जैसा। दोस्तों जब सांस लिया जाता है तो ये जो डायफ्राम है वो झुक जाता है, और जब सांस छोड़ा जाता है तो जो ये डायफ्राम है वो पुनः से अपनी पूर्वा स्थिति में आ जाता है। तो दोस्तों देखिए, जो वक्ष गुहा है और जो उदर गुहा है, इन दोनों को अलग करने वाला जो भाग है हमारे शरीर का वो है डायफ्राम। तो आप लोग दोस्तों समझ कर रखना है ना। 8 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। तो इसे ही हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप लोग ये चीज़ जानते होंगे। बात करते हैं यहाँ पर 9 नंबर में। देखिए 9 नंबर में बताया जा रहा है
पाइरूवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है। ठीक है, तो दोस्तों आप जानते हैं कि जो पाइरूवेट है यह दोस्तों ग्लूकोज का ही एक विखंडित स्वरूप है, यानी ग्लूकोज का जब विखंडन कोशिका द्रव्य में होता है तभी जाकर ये जो ग्लूकोज है वो अपने पाइरूवेट वाले स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। अगर बात करें पाइरूवेट के पूर्ण ऑक्सीकरण का, तो जो पाइरूवेट है यह अपने पूर्ण ऑक्सीकरण के लिए कोशिका द्रव्य के कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोग ये समझ पा रहे होंगे कि इसका जो पूर्ण ऑक्सीकरण होता है वो होता है कहाँ, तो वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो आप लोग दोस्तों इसको सेलेक्ट करके रख लेना है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, उसी में क्या होता है, इसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है अर्थात पूर्ण विखंडन होता है। आगे है 10 नंबर में, इसमें समझना आप लोग, ऑक्सीजन युक्त वायु वायुमंडल से पौधों में किन अंगों द्वारा प्रविष्ट होती है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए ऑक्सीजन युक्त जो वायु है वो वायुमंडल से पौधों में जब प्रविष्ट होती है तो उसके लिए दोस्तों जो आवश्यक अंग होते हैं वो रंध्र भी होते हैं, बात रंध्र भी होते हैं, जो कि पेड़ पौधों के जो जड़ होते हैं ना या जो तने होते हैं वहाँ पर जो छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं उन्हीं को बात रंध्र कहा जाता है। अंतरकोशिकीय स्थान भी होते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोग समझ पा रहे होंगे कि ऑक्सीजन युक्त वायु वायुमंडल से पौधों में यानी कि सभी अंगों द्वारा ही प्रविष्ट होती है। तो 10 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि दोस्तों देखिए जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है यह होती है केवल पेड़ पौधों के पत्तियों में, लेकिन बात करें हम लोग श्वसन की क्रिया का, तो श्वसन की जो क्रिया होती है वो होती है पेड़ पौधों के संपूर्ण भाग में। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोग समझ पा रहे होंगे कि पेड़ पौधों के संपूर्ण भागों को होने के लिए रंध्र की भी आवश्यकता पड़ेगी, बात रंध्र की भी आवश्यकता पड़ेगी और साथ ही अंतरकोशिकीय स्थानों की भी आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए 10 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। तो आप लोग इसे सिलेक्ट करके रख लेना। बात करते हैं यहाँ पर 11 नंबर में। देखिए 11 नंबर में बताया जा रहा है पौधों में श्वसन किस भाग में होता है। अब इसमें पूछा है कि पौधों में श्वसन किस भाग में होता है, तो मैंने आप लोग को अभी बताया कि पौधों में जो श्वसन की प्रक्रिया होती है वह संपूर्ण भाग में होती है, चाहे वो तना हो, पत्ती हो, जड़ हो, शाखा हो, फूल हो, कोई भी भाग हो पौधे का सब में ही होता है। तो आप लोग क्या करना दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी डाल देना, क्योंकि जड़ में भी होगा, तना में भी होगा, पत्तियों में भी होगा। इसलिए 11 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रत्येक भाग में। ठीक है, अगर किसी भाग में श्वसन का प्रक्रिया अगर ना हो तो वो जो भाग होगा वो सूख जाएगा था तो खत्म होगा। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के फलस्वरूप ग्लूकोज का निर्माण होता है और जब यह ग्लूकोज पेड़ पौधों के संपूर्ण भागों में फोलोयम तंतु की सहायता से अर्थात फोलोयम ऊतक की सहायता से जब पहुंच जाता है तो इस ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों जब इनके पास ऑक्सीजन नहीं आएंगे तो फिर इनका जो पूर्ण ऑक्सीकरण होगा ग्लूकोज का वो कैसे हो सकता है, और जब ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होगा तो पेड़ पौधों को ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होगी। तो इसीलिए पेड़ पौधों के संपूर्ण भागों में दोस्तों श्वसन की प्रक्रिया होती है जिसके कारण इनका जो ग्लूकोज है वो विखंडित हो सके और इन्हें ऊर्जा की प्राप्ति हो सके। ठीक है, तो आप लोग समझ लिए। बात करते हैं 12 नंबर में। इसमें देखिए बताया जा रहा है श्वसन तंत्र के किस भाग में गैसीय विनिमय होता है। ठीक है, श्वसन तंत्र का ऐसा कौन सा भाग है जिसमें गैसों का विनिमय होता है। विनिमय का मतलब होता है आदान अप्रदान। ठीक, आप लोग समझ कर रखना। तो देखिए दोस्तों आप लोग 12 का जो सही आंसर है उसे आप लोग सेलेक्ट कर लेना। किसको, तो आप लोग उसे सेलेक्ट कर लेना यहाँ पर एल्वियोली को। ठीक ना, एल्वियोली को, यही आपका सही आंसर होगा क्योंकि यहीं पर गैसों का विनिमय होता है। यहीं पर जो रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन और जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं इनका दोस्तों एक्सचेंज होता है, मतलब ये बदल जाते हैं रक्त के साथ जुड़कर। रक्त का जो हेमोग्लोबिन होता है तो रक्त के हेमोग्लोबिन के साथ जो ऑक्सीजन होता है वो जुड़कर वो हमारे शरीर के संपूर्ण भागों में वितरित हो जाते हैं और हमारे शरीर के संपूर्ण भागों से आए हुए जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं वो रक्त से बाहर निकलकर वो कुपिका में चले जाते हैं जिसको एल्वियोली भी कहा जाता है। इसमें जब चले जाते हैं और जब दोस्तों एल्वियोली में चला जाता है तो फेफड़ा जो क्या करता है वो श्वसन जो नली है ना उसकी सहायता से और नासिका की सहायता से इस गैस को हमारे शरीर से बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो 12 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। तो आप लोग इसे सेलेक्ट कर लेना। ठीक, बात करते हैं 13 नंबर में। इसमें 13 नंबर में बताया जा रहा है निम्नलिखित में से किस जलीय जंतु में गलफड़े नहीं होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया जा रहा है, आप लोग देखकर बताओ कि ऐसा कौन सा जंतु है जलीय जिसमें गलफड़ा नहीं होता। तो दोस्तों अगर आप लोग को पता होगा तो ठीक है, और नहीं पता होगा तो मैं आप सभी को बता दूं कि जो हवेल मछली होती है उसमें बिल्कुल भी गलफड़ा नहीं होता। ठीक है, इसलिए 13 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। तो आप लोग इसी को सेलेक्ट कर लेना। बात करते हैं हम लोग 14 नंबर में। देखिए
14 नंबर में बताया जा रहा है प्रत्येक अंतःश्वसन और निःश्वसन के साथ फेफड़ों के अंदर और बाहर जाने वाली वायु की मात्रा को क्या कहते हैं। तो दोस्तों जानते हैं इसे कहा जाता है ज्वारीय आयतन। हो सकता है कि आप लोग ना पढ़े होंगे तो इसलिए मैं आप लोग को बता देता हूं। दोस्तों ये ज्वारीय आयतन का डिफिनेशन है। कोई पूछेगा कि ज्वारीय आयतन किसे कहते हैं तो आप लोग बताना प्रत्येक अंतःश्वसन और निःश्वसन के साथ फेफड़ों के अंदर और बाहर जाने वाली वायु की जो मात्रा ही होती है उसी को ज्वारीय आयतन कहा जाता है। ठीक है, तो 14 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आप लोग इसे सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, बात करते हैं हम लोग यहाँ पर 15 नंबर में। 15 नंबर में बताया जा रहा है यदि फलों के रस में खमीरी डाला गया हो तो अवायवीय शोषण में शर्करा को किस रसायन में परिवर्तित किया जाता है। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, देखिए आप लोग ऑप्शन को देख लीजिए और बताइए कि इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा। तो दोस्तों अगर आप लोग जानते हैं तो ठीक है, और नहीं जानते हैं तो मैं आप सभी को बता दूं कि दोस्तों वह जो रसायन होगा वो होगा अल्कोहल। कौन होगा? अल्कोहल। तो आप लोग इसे समझकर रखना है, जिसको एल्कोहल भी कहा जाता है। ठीक है, तो एल्कोहल का पता है ना सूत्र क्या होता है? C2H5OH, यही होता है ना। तो इसी ग्रुप में क्या होता है? यह परिवर्तित हो जाता है। ठीक, अब हम बात करते हैं यहाँ पर अगला जो 16 नंबर है। इसमें देखिए, इसमें दोस्तों बताया जा रहा है मानव फेफड़ों का कौन सा भाग गैसों के विनिमय के लिए पृष्ठ प्रदान करता है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, इसीलिए कहते हैं ना कि हर एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर आप लोग चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बारे में जानकारी हासिल कर लीजिएगा, तो दोस्तों आपको किसी भी ऑब्जेक्टिव में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन सबसे पहले होता है जरूरी अध्ययन करना। ठीक है, तो देख लीजिए, आप बताइए कि इसमें जो सही आंसर होगा वो कौन होगा। ठीक, तो आप लोग जानते हो तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं कि वो है डायफ्राम। ठीक है, डायफ्राम है भैया, क्योंकि डायफ्राम ही दोस्तों एक ऐसा भाग है हमारे शरीर के अंग का जो कि फेफड़ों को गैसों के विनिमय के लिए पृष्ठ प्रदान करता है। देखिए, जब हम लोग सांस लेते हैं ना, तो सांस लेने के दौरान क्या होता है कि हमारे शरीर में गैसें भरती हैं, और गैस को भरने के लिए दोस्तों फेफड़ों का फैलना आवश्यक होता है। तो फेफड़ों को फैलने के लिए जो डायफ्राम होता है वो दोस्तों कुछ नीचे की ओर झुक जाता है। ऐसे जब ये नीचे की ओर झुकता है ना, तो फेफड़ों में दोस्तों क्या होता है? फैलाव उत्पन्न होता है, यानी फेफड़ों का जो आयतन है वो बढ़ जाता है। फेफड़ों का आयतन बढ़ने से जो गैसों का प्रसार होता है वो संपूर्ण फेफड़ों में हो जाता है, जिसके कारण जो गैसों का दाब होता है वो फेफड़ों पर कम पड़ता है। ठीक है, और जब दोस्तों हम लोग सांस छोड़ते हैं तो उस स्थिति में जो गैस होते हैं हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है, और गैस का हमारे शरीर से बाहर निकलने के कारण जो फेफड़ा का आयतन होता है वो दोस्तों घट जाता है, और फेफड़ों का आयतन घटने के कारण जो डायफ्राम है वो पुनः से अपने पूर्व स्थिति में आ जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोग ये समझ पा रहे होंगे कि फेफड़ों का जो डायफ्राम वाला भाग है वही गैसों के विनिमय के लिए पृष्ठ प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आप लोग समझ लेना, ठीक ना। इतना अच्छी तरीके से बता रहा हूँ, आप लोग बिल्कुल भी कोई भी मिस्टेक नहीं करना भाई। ठीक है, बात करते हैं 17 नंबर में। देखो बाबू, इसमें बताया जा रहा है वायवीय शोषण की प्रक्रिया में अंतिम उत्पाद है। तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि वायवीय शोषण एक ऐसा शोषण है जिसमें शोषण की जो प्रक्रिया होती है वो होती है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। और जब भी दोस्तों कोई शोषण वायवीय होगा तो उसमें ग्लूकोज का जो ऑक्सीकरण होता है वो होता है पूर्ण रूप में। तो दोस्तों जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण पूर्ण रूप में हो जाता है तो उस स्थिति में अंतिम उत्पाद में जो बनने वाला जो पदार्थ होता है वो दोस्तों होता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो कौन होगा? तो वो होगा ऑप्शन नंबर ए। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है, और जो जल है वो हमारे शरीर के यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाता है, यानी मूत्र के माध्यम से बाहर निकल जाता है। ठीक है, और जो एटीपी के रूप में ऊर्जा संचित होती है वो हमारे शरीर के जो उपापचयी जो क्रियाएं होती हैं उसके लिए यह यूज होती है। आगे बात करते हैं 18 नंबर में ना। 18 नंबर में बताया जा रहा है, देखिए खाली स्थान है बाबू ना, तो इसमें बोला जा रहा है प्रक्रिया के दौरान ऊष्मीय ऊर्जा का गठन होता है। मतलब किस प्रक्रिया के दौरान, समझो ना, किस प्रक्रिया के दौरान ऊष्मीय ऊर्जा का गठन होता है। तो दोस्तों देखिए, श्वसन एक ऐसा प्रक्रिया है जिसके दौरान ऊष्मीय ऊर्जा का गठन होता है। तो 18 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। तो आप लोग ऑप्शन नंबर डी को सेलेक्ट कर लेना। ठीक, तो आप लोग समझ पा रहे होंगे। बात करते हैं हम लोग यहाँ पर 19 नंबर में, मिस्टेक से टिपा गया। 19 नंबर बात करते हैं हम लोग इधर। फेफड़े किसमें संलग्न होते हैं, ये जानना जरूरी है आप लोगों को। फेफड़े जो होते हैं वो किसमें उपस्थित होते हैं, किसके साथ जुड़े हुए रहते हैं ना। देखिए,
चार ठो ऑप्शन है, बताओ तो इन चारों में कौन सा आपका राइट ऑप्शन होगा? बताओ बाबू, देखकर जल्दी बताओ। फेफड़े किसमें संलग्न होते हैं? तो दोस्तों 19 का जो राइट आंसर होगा वो होगा फुफ्फुस झिल्ली, यानी फुफ्फुस झिल्ली में ही संलग्न होते हैं। और आप सभी जानते हैं कि जो फुफ्फुस झिल्ली होता है यह दोस्तों कहलाता है कुपिका, अर्थात कुपिकाओं को ही फुफ्फुस कहा जाता है। फुफ्फुस इसलिए कहा जाता है क्योंकि दोस्तों जो कुपिकाएं होती हैं यह हमारे फेफड़े में रहती हैं और फेफड़ों में कुपिकाओं का संयोजन होने के कारण इसका जो नाम है वो फुफ्फुस दे दिया गया है। और इन्हीं फुफ्फुसों की सहायता से यानी कुपिकाओं की सहायता से क्या होता है कि हमारे शरीर में गैसों का आदान प्रदान होते रहता है। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आप लोग इसे सेलेक्ट कर लीजिएगा। बात करते हैं हम लोग यहाँ पर 20 नंबर में ना, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसमें समझना। इसमें बाबू बताया जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी झिल्ली फेफड़े को ढकती है? बताओ तो बाबू, फेफड़ों को ढकने वाली झिल्ली कौन सी है? देखिए चार ठो है ना ऑप्शन, बताओ। डायफ्राम तो बिल्कुल होगा ही नहीं, और यहाँ पर जो उरोस्थी है ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि दोस्तों ये पाया जाता है ट्रैकिया, जो ट्रैकिया है ना जो श्वास नली, उसके ऊपर ऐसे ऐसे यह पाया जाता है, ऐसे ऐसे नहीं रहता है, जो कि क्या करता है, जो कि दोस्तों श्वास नली की यह रक्षा करता है ना। मैंने आप लोग को बता चुका है जो वीडियो में दोस्तों मैंने आप लोग को पढ़ाया था। तो उरोस्थी तो होगा नहीं, डायफ्राम तो होगा नहीं, इन दोनों में देखो तो कौन होगा? पक्षांबी उपकला होगा या फुफ्फुस आवरण होगा, कौन होगा बताओ? तो दोस्तों देखिए जो 20 का सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फुफ्फुस वारण। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोग समझ के रखना कि फेफड़ों को ढकने वाली जो झिल्ली होती है वो होती है फुफ्फुस वारण ना। तो 20 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आप लोग इसे सेलेक्ट कर लेना। यहाँ पर बात करते हैं 21 नंबर में। देखो बाबू 21 नंबर में बताया जा रहा है कभी कभी शारीरिक श्रम करने के बाद हमें मांसपेशियों में ऐंठन होती है, तो यह परिणाम निम्न में से किसके परिणाम स्वरूप होता है? तो दोस्तों देखिए जब भी आपके शरीर में ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होगा तो उस स्थिति में आपके शरीर में लैक्टिक अम्ल का स्राव होना शुरू हो जाएगा। जब आपके शरीर में लैक्टिक अम्ल का स्राव होना शुरू हो जाएगा तो उस स्थिति में आपके शरीर में दोस्तों दर्द जैसे जो भावना है या दर्द जैसा जो स्वरूप है वो उत्पन्न होने लग जाएगा। आपके शरीर में दोस्तों ऐंठन होगा, आपका जो शरीर होगा वो जोर जोर से करने लग जाएगा, और साथ ही दोस्तों आपको कमजोरी जैसा फील होगा। तो ये दोस्तों ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके संपूर्ण शरीर को पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा नहीं मिल पा रही है। क्यों नहीं मिल पा रही है? क्योंकि ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीडेशन नहीं हुआ है, पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं हुआ है, इसलिए आपके शरीर के संपूर्ण भागों को बिल्कुल भी ऊर्जा नहीं मिल पा रही है। लेकिन जब इसी ग्लूकोज का संपूर्ण ऑक्सीडेशन हो जाता है तो उस स्थिति में आपके शरीर का जो दर्द होते हैं, जो ऐंठन होती है, वो समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोग ये समझ के रखना कि जब भी हमारे शरीर में शारीरिक श्रम करने के बाद ऐंठन या दर्द होता है तो वो होता है दोस्तों लैक्टिक अम्ल के बनने के कारण, ठीक ना। तो इसमें देखो तो लैक्टिक अम्ल कहाँ पर है? यहाँ पर है ना, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। तो हम लोग क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट कर लेंगे। लैक्टिक अम्ल में सॉरी हाई होगा, सी होगा, पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल में रूपांतरण, ठीक है। यानी कि जो ग्लूकोज होगा वो कोशिका द्रव्य में पायरुवेट के रूप में विखंडित होगा, और जो ये पायरुवेट होगा वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में लैक्टिक अम्ल के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, यानी पेशी कोशिकाओं में ना। तो ऑप्शन नंबर सी ही आपका राइट आंसर होगा, समझ के रखना है। आगे है 22 नंबर। 22 नंबर में बताया जा रहा है तिलचट्टे में वायु किसके माध्यम से शरीर में प्रवेश करती है? दोस्तों आप लोग तिलचट्टा को देखे हैं कैसा होता है? भैया हम तो तिलचट्टा को देखे हैं, पर हमें तिलचट्टा से बहुत डर लगता है। आप लोगों को डर लगता है? दोस्तों अगर आप लोगों को तिलचट्टा से डर नहीं लगता है तो समझिए कि आप लोग बहुत ही बहादुर है, क्योंकि भैया हम तिलचट्टा देखिए कि बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। हमारे शरीर में तो लगता है कि एकदम कपी होने लगा, बहुत मतलब हमको डर लगता है तिलचट्टा से, समझें। तो बात करते थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर तिलचट्टा के बारे में ना, कि तिलचट्टा के शरीर में जो गैसों का प्रसार होता है वो किसके माध्यम से होता है? तो सबसे पहले मान के चलते हैं कि हमारे पास यह एक तिलचट्टा है, ठीक है। ऐसा ही समझाने के लिए बता रहे हैं, यहाँ पर समझना दोस्तों। यह एक प्रकार का तिलचट्टा है, लो ना यहाँ पर अच्छा से बनाते हैं, ये तिलचट्टा है, ठीक है, समझना भाई। तो दोस्तों तिलचट्टा के शरीर में क्या होता है कि छोटी छोटी नलिकाएं होती हैं, छोटी छोटी नलिकाएं, एकदम पतली पतली नलिकाएं होती हैं, और इन्हीं नलिकाओं की सहायता से जो श्वसन क्रिया में भाग लेने वाले जो गैस होते हैं इनका प्रसार तिलचट्टा के संपूर्ण भागों में हो पाता है। यानी कि दोस्तों तिलचट्टा में जो गैसें होती हैं यह दोस्तों प्रवेश करती हैं तिलचट्टा के रंध्रों के माध्यम से। तिलचट्टा के ऊपर छोटे छोटे दोस्तों महीन महीन क्या होते हैं? छोटे छोटे रंध्र होते हैं, और इन्हीं रंध्रों के माध्यम से जो गैसें होती हैं वो तिलचट्टा के शरीर में प्रवेश करती हैं। और ये जो आप शरीर के अंदर छोटी छोटी नलिकाएं देख रहे हैं, इन्हीं नलिकाओं के सहायता से जो ये गैस है वह तिलचट्टा के संपूर्ण भागों में फैल जाते हैं, जिसके कारण तिलचट्टा के संपूर्ण भागों को जो ऑक्सीजन
ऑक्सीजन गैस की आपूर्ति है वो दोस्तों मिल जाती है, अर्थात इसके ऑक्सीजन गैस की जो आपूर्ति है वो हो जाती है। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि तिलचट्टा के संपूर्ण भाग में श्वास का जो प्रसार है वो होता है किसके कारण, तो वो होता है श्वास रंध्र के कारण। तो 22 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। तो आप लोग इसे समझकर रखना। त्वचा मत लिखना ना, त्वचा का मतलब कि इसमें बिल्कुल भी छोटी छोटी जो नलिकाएं होती हैं ना वो नहीं रहेंगी, लेकिन तिलचट्टा हो गया, टिड्डा हो गया, इस सब में छोटा छोटा नलिकाएं होता है। इन्हीं नलिकाओं की सहायता से जो गैसों का प्रसार है वह उनके संपूर्ण शरीर में हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग श्वास रंध्र ही मानकर रखना। फुफ्फुस तो होगा ना, फेफड़ा थोड़ी ना होता है उसके पास कि फुफ्फुस होगा। गिल तो होगा ना, गिल पाया जाता है मछली में, तो ये नहीं होगा। तो आप लोग डी दोस्तों समझ कर रखना। बात करते हैं यहाँ पर 23 नंबर में ना। 23 नंबर में बताया जा रहा है धूम्रपान करने वालों में खाली स्थान की वजह से सांस लेने में कठिनाई होती है। समझना बाबू, हे में डाल लेना आप लोग किस, बन जाएगा ना की सहायक की, तो क्या हो जाएगा किसके। धूम्रपान करने वालों में किसकी वजह से सांस लेने में कठिनाई होती है। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि जो भी व्यक्ति धूम्रपान करने वाले होते हैं उनके फेफड़ों का जो संकुचन और जो फैलाव होता है यह दोस्तों पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाता। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि जितने समान मात्रा में दोस्तों फेफड़ों की जो कार्य करने की प्रक्रिया है वो एक स्वस्थ इंसान की होती है, उतना समान प्रक्रिया में कार्य करने की जो क्षमता है वो एक अस्वस्थ इंसान की नहीं होती है। वो भी एक ऐसा इंसान जो कि धूम्रपान करता हो। धूम्रपान करने वाले इंसानों के फेफड़ों का जो फैलाव और जो संकुचन होता है, अर्थात जो फेफड़ों के कार्य करने की जो प्रक्रिया होती है वो दोस्तों धीमी हो जाती है, और धीमी होने के कारण जो फेफड़े होते हैं वो बिल्कुल भी अपने सामान्य तौर पर कार्य नहीं कर पाते हैं। सामान्य तौर पर कार्य ना करने के कारण फेफड़ों से जुड़े हुए जो श्वसनिकाएं होते हैं उन समय श्वसनिकाओं में दोस्तों पर्याप्त मात्रा में जो क्षेत्र होता है वो उपलब्ध नहीं हो पाता, और जब वे लोग अपने सांस लेने के क्रम में गैसों को ग्रहण करते हैं तो ये जो गैसें होती हैं वह श्वसनिकाओं के माध्यम से कुपिका तक पहुंचने में दोस्तों काफी अपने आप में एक बाधा उत्पन्न करती है। देखिए ये जो बाधा उत्पन्न करती है ये गैसें नहीं करती बल्कि जो श्वसनिकाएं होती हैं यह उत्पन्न करती हैं, क्योंकि जो श्वसनिकाएं होती हैं वह उन गैसों को गमन करने के लिए पर्याप्त मात्रा में स्थान नहीं दे पाती, क्षेत्र नहीं दे पाती, जिसके कारण ये जो गैसें होती हैं वो सही समय पर श्वसनिकाओं के कुपिका तक नहीं पहुंच पाते हैं। और जब ये गैसें शरीर के दोस्तों जो श्वसनिका है उसके कुपिका तक नहीं पहुंच पाते हैं तो वैसी स्थिति में ऐसे लोगों को सांस लेने में कठिनाई होती है। तो दोस्तों अगर आपके आसपास कोई व्यक्ति अगर धूम्रपान करता है तो आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप उसे मना करें। अगर मान जाता है तो ठीक है, नहीं मानता है तो छोड़ दीजिए, मरेगा साला और क्या, उतना का टेंशन लेना है, मरे। जब नहीं मान रहा तो क्या किया जाएगा, छोड़ दीजिए। तो 23 का जो सही आंसर होगा वो होगा कौन भैया, तो होगा ऑप्शन नंबर बी। तो बात स्फीति इसी को कहते हैं। अस्फीति का मतलब होता है पर्याप्त मात्रा में क्षेत्र। अब बात का मतलब जब पर्याप्त मात्रा में क्षेत्र ना मिल पाए तो होता है बात स्फीति। बात स्फीति दोस्तों होने के कारण सांस लेने में और छोड़ने में कठिनाई होती है। ठीक है, बात करते हैं आगे 24 नंबर में। 24 नंबर में बताया जा रहा है निम्नलिखित में से कौन मानव श्वसन प्रणाली के भाग हैं। तो दोस्तों देखिए मानव श्वसन प्रणाली में भाग लेने वाले जो भाग हैं वो दोस्तों श्वास नली भी है, डायफ्राम भी है, फेफड़े भी हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोग ये समझ पा रहे होंगे कि 24 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि सभी हैं तो इसलिए उपयुक्त सभी होगा। ठीक है, आप लोग देखना कि आपका कितना सही हो रहा है, पहले आप लोग चूज करना ना। देखिए 25 नंबर में इसमें दोस्तों क्या बताया जा रहा है, दो फुफ्फुस थैली के बीच स्थित है। मतलब कौन इसमें आप लोग लिखना कौन ना, कौन दो फुफ्फुस थैली के बीच स्थित है और वक्ष गुहा का केंद्रीय कक्ष है, कौन भैया। तो ऑप्शन तो भैया पहले देख लो आप। तो देखिए दोस्तों इसमें आप लोग ऑप्शन देकर बताओ कि इसका कौन सा राइट आंसर होगा 25 का ना। वक्ष गुहा के बीचों बीच स्थित है 25 का, ऐसा कौन सा आपका राइट आंसर होगा, कौन सा भाग है जो कि राइट आंसर होगा, तो वो होगा दोस्तों मीडियास्टिनम। याद रखना, अगर आप लोग जानते हैं तो ठीक है, और नहीं जानते हैं तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मीडियास्टिनम। तो आप लोग इसी को समझ कर रखना ना, इसको आप लोग सेलेक्ट कर लेना। ठीक, बात करते हैं आगे 26 नंबर में। 26 नंबर में बताया जा रहा है श्वसन की प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है। बहुत ईजी है, आप जानते हैं कि श्वसन की प्रक्रिया के दौरान निकलने वाली जो गैस होती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि जब श्वसन की प्रक्रिया हो जाती है तो उस स्थिति में दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। जल हमारे यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है यह दोस्तों हमारे शरीर के बाहर नासिका के माध्यम से निकल जाता है। ठीक है, तो आप लोग इसे सेलेक्ट कर लेना है ऑप्शन नंबर सी को।
27 नंबर में देखना, इसमें दोस्तों बताया जा रहा है मानव फेफड़ों में मौजूद छोटी वायु थैली को कहा जाता है। तो कुपिका ना बोलते हैं, कुपिका को ही एल्वियोली कहा जाता है, एल्वियोली, ना कि ब्रोंकियोल्स और ना ही ब्रोंकस। आप लोग समझ के रखना। तो 27 का जो सही आंसर होगा वो होगा कौन? तो ऑप्शन नंबर ए। आप लोग ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट करना है ना। 28 नंबर में देखो बाबू, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे फेफड़ों से बलगम और गंदगी, जो बलगम और जो गंदगी होता है उसी को फिल्टर अर्थात शुद्ध करने का और दूर रखने का जो कार्य वो करता है। तो कौन है जो करता है? तो आपके सामने दोस्तों ऑप्शन है, आप लोग बताइए चारों में से कौन सा आपका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों देखिए, जो सिलिया है ना, यही आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। सिलिया ही दोस्तों क्या है? ये दोस्तों यह काम करता है, अर्थात यही फिल्टर करता है फेफड़ों को शुद्ध रखने का, फेफड़ों को सुरक्षित रखने का जो काम करता है वो सिलिया करता है। आगे है 29 नंबर में बाबू, मानव फेफड़ों में मौजूद एल्वियोली की कुल संख्या लगभग होने का अनुपात है कितना? तो बाबू अगर आपको पता होगा तो बता सकते हैं। देखिए आपके सामने ऑप्शन बताओ तो इसका सही आंसर कौन होगा। तो दोस्तों अगर आप जानते हो तो ठीक है, नहीं तो मैं बता दूं 500 मिलियन ना। कुछ किताब में 600 मिलियन भी दिया जाता है, 600 मिलियन भी दिया जाता है। तो आप लोग यहाँ पर 500 मिलियन ही समझ के रखना। अगर 500 मिलियन ना होगा, 600 मिलियन होगा ऑप्शन में, तो अब जाकर आप लोग 600 मिलियन को सिलेक्ट करना ना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। तो आप लोग ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लेना। बात करते हैं यहाँ पर 30 नंबर में। देखो बाबू, इसमें बताया जा रहा है बाहरी वातावरण और फेफड़ों के बीच गैसों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? बताइए इसमें 30 का जो सही आंसर होगा कौन होगा? तो बाह्य श्वसन। बाहरी वातावरण और फेफड़ों के बीच गैसों का आदान प्रदान, ये सभी जो प्रक्रिया है वो आता है बाह्य श्वसन के अंदर ना। तो 30 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोग उसे सेलेक्ट करना है। 31 नंबर पर देखना बाबू, इसमें क्या बताया जा रहा है? श्वास नली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों देखिए, जो पहला ऑप्शन है आप लोग समझना है यहाँ पर कौन सा कथन गलत है। पहला ऑप्शन में बताया जा रहा है इसमें सी आकार के छल हैं। तो दोस्तों देखिए, जो श्वास नली में जो उरोस्थि होता है ना, जो उपास्थि होता है, उपास्थि जिसको उरोस्थि भी कहा जाता है, वो दोस्तों उनके जो छले होते हैं वो दोस्तों सी आकार के होते हैं, सी आकार के ना। तो है तो भैया सही लग रहा है हमको। तो आप लोग इसे सिलेक्ट करना। अभी सिलेक्ट अभी आगे देखो कौन कौन सा सही है, जो गलत मिलेगा उसी को ठीक करेंगे। यहाँ पर देखो, है तो नहीं होगा। यह एपिग्लोटिस से ढका होता है, तो भी सही है। यानी कि दोस्तों यह एपिग्लोटिस से ढका रहता है। जब हम लोग भोजन को खाते हैं ना, तो जो एपिग्लोटिस है वो क्या करता है कि श्वास नली को ढक देता है, ठीक है, जिससे कि जो भोजन है वो बिल्कुल भी श्वास नली में प्रवेश ना कर पाए, ठीक है। बात करते हैं आगे। देखो तो 80 नंबर में, यह दाएं और बाएं फेफड़ों में विभाजित हो जाता है। तो ये सही है, जो श्वास नली है वो दाएं और बाएं फेफड़ों में विभाजित हो जाता है और फेफड़ों में घुसकर यह श्वासनिका और श्वासनिकाओं में दोस्तों यह विभाजित हो जाता है, ठीक है। ये भी दोस्तों आप लोग जानते होंगे, तो ये भी आपका सही होगा। इसमें 80 नंबर में उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों हाँ, ये होगा आपका सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बात करते हैं 32 नंबर में ना। देखो इसमें बाबू बताया जा रहा है पूरी तरह से जबरन सांस लेने से फेफड़ों में मौजूद वायु की अधिकतम मात्रा को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसे कहा जाता है फेफड़ों की कुल क्षमता। देखो आप लोग इसे समझ के रखना, याद करके रखना ना आप लोग इसको। फेफड़ों की कुल क्षमता ही क्या होगा? 32 का राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको समझ लेना, ठीक। बात करते हैं 33 नंबर में। इसमें दोस्तों बताया जा रहा है 33 नंबर में स्वर यंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, अर्थात कौन सही है? देखिए ऑप्शन नंबर ए में, इसमें स्वर रज्जु होते हैं। तो भैया स्वर यंत्र का जो संबंध है वह स्वर रज्जु से ही है, इसके कारण ही हम लोग ध्वनि उत्पन्न कर पाते हैं। तो यह सही होगा, ठीक है। कौन सा सही है? संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ही सही है, ठीक है। बी देखो तो, यह श्वास नली में आक्रमण करने वाले रोगजनकों को रोकता है। ये जो आपका 33 नंबर का जो बी नंबर है वो सही है। तो दोस्तों ये भी सही है, ठीक है, हाँ ये काम करता है, ठीक। आगे देखो तो 80 नंबर में, यह उपास्थि से बना एक अंग है और ग्रसनी को श्वास नली से जोड़ता है। तो हाँ ये भी सही है। तो इसको आप लोग क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना। उपरोक्त सभी, तो हाँ उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आपका राइट आंसर यही होगा, ऑप्शन नंबर डी ना, उपरोक्त सभी, यही आपका सही होगा, ठीक, समझ के रखना। 34 नंबर में बताया जा रहा है निम्नलिखित में से श्वास नली का कार्य क्या है? तो श्वास नली का कार्य क्या होता है भैया? तो श्वास नली का कार्य होता है जो हवा हम लोग ग्रहण करते हैं ना सांस लेने के क्रम में, उस हवा को फिल्टर करना, अर्थात उस हवा से जो भी अशुद्धियाँ होती हैं उसको छानना, ठीक है।
तो गैसीय विनिमय तो नहीं होगा, ये तो कुपिका करता है। हम जिस हवा में सांस लेते हैं उसे फिल्टर करता है, हाँ ये होगा ऑप्शन नंबर बी। तो आप लोग ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट कर लेना, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, 35 नंबर में बताया जा रहा है आंतरिक श्वसन के बारे में इनमें कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों देखिए, आंतरिक श्वसन ना मतलब आपके शरीर के अंदर जो श्वसन की प्रक्रिया होती है उसे कहा जाता है आंतरिक श्वसन। देखिए, आंतरिक श्वसन की जो प्रोसेस है वो दोस्तों स्टार्ट होता है किसके बाद, तो स्वर यंत्र के बाद। स्वर यंत्र के बाद, याद रखना, ठीक ना। इसके बाद दोस्तों स्टार्ट होता है आंतरिक श्वसन ना। देखिए, एटीपी का उत्पादन, ठीक, और उसके बाद क्या चाहिए बी नंबर में, रक्त प्रवाह और उत्तक। इधर एटीपी का उत्पादन होता है भैया जब श्वसन का प्रक्रिया संपूर्ण हो जाता है तब ना एटीपी का उत्पादन होता है, तो ये नहीं होगा, इसको मत लिखना। बी नंबर में है रक्त प्रवाह और उत्तक कोशिकाओं के बीच गैसों का आदान प्रदान। उत्तक कोशिकाओं के बीच गैसों का आदान प्रदान, नहीं, ये भी नहीं होगा, गलती होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। आगे है सी नंबर में, एल्वियोली और रक्त प्रवाह के बीच गैसों का आदान प्रदान। दोस्तों ये सही है, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे शरीर के संपूर्ण भागों में जब कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है तो हमारे शरीर के संपूर्ण भागों से कार्बन डाइऑक्साइड को जो रक्त है यह अपने रक्त संचार की सहायता से हमारे शरीर के फेफड़ों तक दोस्तों लेकर आ जाता है। फेफड़ों में उपस्थित जो कुपिकाएं होती हैं उन कुपिकाओं में दोस्तों जो ऑक्सीजन गैस होता है, ये ऑक्सीजन गैस हमारे रक्त के हेमोग्लोबिन के साथ जुड़कर अपना संबंध बना लेते हैं और रक्त के साथ जुड़ा हुआ जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है यह दोस्तों रक्त से बाहर निकलकर पुनः से कुपिका में चला जाता है। अर्थात जो ऑक्सीजन गैस वायु के साथ प्रवेश करता है हमारे शरीर के अंदर, तो जब उस वायु में से ऑक्सीजन गैस की मात्रा रक्त में प्रवेश हो जाती है, रक्त में चली जाती है, तो वहाँ का जो स्थान है ऑक्सीजन वाला वो तो खाली हो जाता है। तो उसके खाली वाले स्थान पर रक्त से बाहर निकलकर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो दोस्तों चला जाता है और इस प्रकार से सांस छोड़ने के क्रम में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अन्य गैसों के साथ अर्थात वायु के साथ मिश्रित होकर हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है और जो ऑक्सीजन गैस है यह दोस्तों हृदय की सहायता से हमारे शरीर के संपूर्ण भागों में वितरित हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों कहीं ना कहीं यहाँ जो सही आंसर होगा वो यही होगा, एल्वियोली और रक्त प्रवाह के बीच गैसों का आदान प्रदान। अगर एल्वियोली ना हो तो रक्त प्रवाह की सहायता से हमारे शरीर में गैसों का आदान प्रदान नहीं हो सकता, अर्थात गैस आएंगी नहीं तो फिर आदान प्रदान होगा कैसे। ठीक है, तो दोस्तों होबे नहीं करेगा। आगे चलते हैं, 36 नंबर में बताया जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अंग एयर कंडीशनर के रूप में कार्य करता है। कौन सा ऐसा अंग है जो कि एयर कंडीशनर के रूप में कार्य करता है। तो 36 का दोस्तों कौन सा आपका सही आंसर होगा, तो वो होगा नाक कक्ष। नाक कक्ष जो है वो दोस्तों एयर कंडीशनर के रूप में कार्य करता है क्योंकि उसमें छोटे छोटे बाल होते हैं और इन बालों की सहायता से हवा में उपस्थित जो अशुद्धियाँ होती हैं वो पहले ही नाक के बालों के रंध्रों में दोस्तों वो फंस जाते हैं और उसके बाद जो हवा का बचा हुआ जो शुद्ध भाग होता है वो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है और इस प्रकार से हमारे श्वसन तंत्र से संबंधित जो भी भाग होते हैं वो उस वायु को दोस्तों फिल्टर करते रहते हैं। लेकिन पहला फिल्टर करने वाला जो कक्ष है वो नाके कक्ष है ना, तो आप लोग समझ के रखना। 36 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और ये फिल्टर कहाँ होता है, तो यह होता है हमारे नाक के नासिका बेस में। ठीक, 37 नंबर में है बाबू, सामान्य श्वास प्रक्रिया द्वारा नियंत्रित होती है। सामान्य श्वास प्रक्रिया किसके द्वारा ना, आप लोग समझ के रखना, किसके द्वारा नियंत्रित होती है। तो दोस्तों बताओ इसका कौन सा सही आंसर होगा 37 का। तो 37 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्यों, क्योंकि दोस्तों यह उदर श्वसन समूह और पृष्ठीय श्वसन समूह दोनों के द्वारा ही नियंत्रित होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 38 नंबर में देखो बाबू, इसमें बताया जा रहा है केंचुओं में श्वसन की प्रक्रिया किसके माध्यम से होती है। तो दोस्तों केंचुओं में श्वसन की जो प्रक्रिया होती है वो होती है त्वचा के माध्यम से। फेफड़ा कहाँ से हुई फेफड़ा कहाँ से होगा, केंचुआ कितना छोटा होता है, बहुत तो छोटा होता है दम, तो उसमें फेफड़ा कहाँ से आएगा, तो फेफड़ा होबे नहीं करेगा और सिर तो होबे नहीं करेगा बिल्कुल भी, इनमें से कोई नहीं तो हो ही नहीं सकता, त्वचा होगा। तो आप लोग त्वचा ही सिलेक्ट करके रखना है, त्वचा के माध्यम से ही गैसों का आदान प्रदान अर्थात विसरण क्रिया द्वारा जो गैसों का आदान प्रदान है वो होते रहता है। किसमें, तो केंचुए जैसे जीवों में। ठीक है, 39 नंबर में बताया जा रहा है ऑक्सीजन के ग्रहण एवं कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन की मात्रा किसके ऊपर निर्भर करती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर कौन होगा बताओ, इसका सही आंसर होगा हेमोग्लोबिन पर। जिस मनुष्य के शरीर में हेमोग्लोबिन की मात्रा अगर अच्छी रहती है, हेमोग्लोबिन पर्याप्त मात्रा में होते हैं, तो उस स्थिति में उसके सांस लेने की जो दर होगी वो समान रहेगी, बिल्कुल भी दोस्तों घटेगी या बढ़ेगी नहीं। अगर जिस किसी भी मनुष्य के शरीर में हेमोग्लोबिन के मात्रा पर कुछ भी प्रभाव पड़ेगा तो वैसी स्थिति में उसके सांस लेने का जो दर है वो घट बढ़ सकता है, अर्थात उसके शरीर का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से संपादित नहीं होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। तो आप लोग इसी को सेलेक्ट कर लेना, कौन, तो हेमोग्लोबिन।
40 नंबर में है, फेफड़ों में कितने लीटर गैस धारण करने की क्षमता होती है, यानी कि फेफड़ों की कैपेसिटी बतानी है कि फेफड़ा कितने लीटर तक गैसों को धारण कर सकता है। तो 40 का जो सही आंसर होगा वो होगा 5 लीटर, यानी 5 लीटर गैसों तक दोस्तों वो धारण कर सकता है। कौन? तो फेफड़ा। तो इसलिए 40 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आप लोग इसको सेलेक्ट कर लेना। 41 नंबर में बताया जा रहा है, किसके ऑक्सीकरण के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को श्वसन कहा जाता है, बताओ दो। तो दोस्तों वो होगा कौन? तो वो होगा आपका 41 का सही जो आंसर है वो होगा ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के द्वारा ही उत्पन्न ऊर्जा को श्वसन कहा जाता है। माल्टोज शर्करा ये सब बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आप लोग ऑप्शन नंबर सी को ही सिलेक्ट करके रखना ना। आप लोग आगे देखते हैं हम लोग 42 नंबर में। इसमें दोस्तों बताया जा रहा है, फेफड़ों की सुरक्षा हेतु इनके ऊपर कौन सी झिल्ली का आवरण बना होता है। तो मैंने बताइए कि अभी जस्ट ऊपर क्वेश्चन में फुफ्फुस आवरण है ना, फुफ्फुस आवरण ही होगा इसका सही आंसर। तो देखो तो इसमें है कोई 42 का कौन सा आंसर होगा, इसमें थोड़ा पलट दिया है बाबू। तो देखो तो 42 का कौन सा आपका सही आंसर होगा, बताओ कौन सा होगा। तो दोस्तों वो होगा पल्यूरा झिल्ली, पल्यूरा, क्योंकि पल्यूरा से ही जो फेफड़ा होता है वो दोस्तों घिरा हुआ रहता है। यानी जो पल्यूरा है, जो सतह है, वो क्या करता है कि फेफड़ों को सुरक्षा प्रदान करता है ताकि फेफड़ों पर कोई भी हानि ना पहुंचे या फेफड़ों पर कोई भी दोस्तों आघात ना पहुंचे। ठीक है, सॉरी घात ना पहुंचे, आघात नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर होगा, इसको आप लोग सेलेक्ट कर लेना। ठीक, यहाँ पर देखो 43 नंबर में इसमें बताया जा रहा है बाबू, मानव शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किस माध्यम से होता है, बताओ तो। 43 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी को आप लोग सेलेक्ट कर लेना। ठीक, 44 नंबर में बाबू बताया जा रहा है, उच्छ्वसन की प्रक्रिया में शरीर से बाहर निकाली गई वायु में ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत होता है, यानी ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत मात्रा होता है, मात्रा से छूटा हुआ है 17%, याद करना ना। 44 का सही आंसर कौन होगा, तो 17%। समझ के रखना बाबू इसको। उच्छ्वासन मतलब सांस छोड़ने की प्रक्रिया में शरीर से बाहर निकाली गई वायु में ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत रहता है, तो 17%। ठीक, बात करते हैं 45 नंबर। अब देखिए, जितना आपके शरीर को ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी उतना ही ना ऑक्सीजन आपके शरीर में जाएगा, और उसके बाद जो अतिरिक्त ऑक्सीजन होगा वो दोस्तों उसी वायु के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर वो आपके शरीर से बाहर निकल जाएगा। लेकिन कम से कम बात करें मात्रा का तो वो होता है 17%। आप लोग समझ कर रखना। 45 नंबर में बताया जा रहा है, निःश्वासन के समय ग्रहण की गई वायु में ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत होता है, जब ग्रहण किया जाता है तब। तो दोस्तों 45 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 21%। आप लोग समझ के रखना ना। 46 नंबर में है, जब एटीपी का परिवर्तन एडीपी में होता है तो उत्पन्न होता है का, बताओ। 46 का सही आंसर क्या हो सकता है भैया, तो वो होगा ऊर्जा। हार्मोन तो हो ही ना, एंजाइम तो हो ही ना, विद्युत तो हो ही ना, क्योंकि एंजाइम के कारण ही जो एटीपी का परिवर्तन है वो एडीपी के रूप में हो पाता है। ठीक है, विद्युत तो हो नहीं सकता। तो सही कौन होगा, ऑप्शन बी है ना, ऊर्जा ही ना होगा। तो इसको हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, बात करते हैं 47 नंबर में। इसमें बताया जा रहा है, उपापचय के परिणाम स्वरूप ऊर्जा किस रूप में तुरंत रखी जाती है। उपापचय के परिणाम स्वरूप जो ऊर्जा है वो रखी जाती है किस रूप में है, तो एटीपी के रूप में। तो उस 47 नंबर का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। तो आप लोग दोस्तों सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, 48 नंबर में चलते हैं बाबू। इसमें बताया जा रहा है, ग्लूकोज के जल तथा CO2 के पूर्ण अपघटन में एटीपी अणु उत्पन्न होते हैं। मतलब एटीपी के कितने अणु उत्पन्न होते हैं, जब ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है तो उस स्थिति में जब कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है तो एटीपी के कितने अणुओं का निर्माण होता है। तो दोस्तों 36 से 38, कितना, 36 से 38 दिया है ना ऑप्शन में, आप लोग इसी को सिलेक्ट करना है। कम से कम 36 से अधिक 38 होगा ना। तो आप लोग 48 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी ही सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर है 49 नंबर में, ग्लाइकोलिसिस में परिवर्तन होता है किसका। तो दोस्तों देखिए शुरू में है, आप लोग देख लीजिए ऑप्शन दिया जा रहा है, और दूगो और है तो उसको भी दोस्तों मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो बताओ इसमें कौन सा आपका सही आंसर होगा। तो सही आंसर आप लोग पता कर लिए होंगे तो ठीक है, नहीं अगर किए होंगे तो मैं बता दूँ, ग्लूकोज का पायरुवेट अम्ल के रूप में, यानी पायरुवेट के रूप में। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि जो ग्लूकोज है वो सबसे पहले पायरुवेट के रूप में ही टूटता है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 50 नंबर में है, जलीय अपघटन में ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, तो कौन सा आपका सही ऑप्शन होगा आप लोग बताना। 50 नंबर का कौन सा आपका राइट ऑप्शन हो सकता है, तो वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ऊष्मा के रूप में। जलीय अपघटन में जो ऊर्जा मुक्त होती है वो होती है ऊष्मा के रूप में। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, 51 नंबर में है बाबू, कार्बनिक यौगिकों के विखंडन से ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है क्या, तो अपचय। अपचय के कारण ही ऊर्जा का उत्पादन होता है, इसलिए 51 का सही आंसर होगा अपचय। ठीक है, यानी कि रिडक्शन। 52 नंबर में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, देखिए 52 नंबर बाबू बताया जा रहा है, सबसे पहले किस प्रकार का श्वसन विकसित हुआ। तो एनारोबिक,
एनारोबिक है ना, यानी कि अनऑक्सी श्वसन ही विकसित किया गया था सबसे पहले। तो 52 का सही आंसर कौन होगा? तो ऑप्शन नंबर बी। तो आप लोग ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट कर लेना। 53 नंबर में बाबू बताया जा रहा है, देखना ध्यान से, इसमें निम्नलिखित में कौन सा जंतु श्वसन तो करता है परंतु श्वसन अंग नहीं होते, मतलब बिना श्वसन अंग के ही वो श्वसन करता है। तो कौन है भैया वो? बताओ तो 53 का कौन सा आपका राइट आंसर होगा? तो वो होगा केचुआ। केचुए के अंदर कोई भी श्वसन अंग नहीं होता। इसमें श्वसन की जो क्रिया होती है वो होती है केचुओं के सतह की सहायता से, अर्थात जो शरीर का जो सतह होता है ना उसी की सहायता से विसरण क्रिया द्वारा इनमें गैसों का आदान प्रदान होता है, जिससे कि अपने श्वसन की क्रिया को संपादित करता है। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। 54 नंबर में बताया जा रहा है एटपी संश्लेषण की क्रिया है। आपके सामने ऑप्शन है, आप लोग देखकर बताओ कि एटपी संश्लेषण की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है, अर्थात वो कैसी क्रिया है। तो दोस्तों एटपी संश्लेषण की जो क्रिया है वो है ऊर्जा शोषी, यानी यह ऊर्जा का अवशोषण करती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका सही आंसर हो जाएगा। इसमें ऊर्जा रहती है संचित, ठीक है। 55 नंबर में देखो, इसमें दोस्तों बताया जा रहा है मछली निम्नलिखित की सहायता से सांस लेती है। मछली निम्नलिखित, देखो यहाँ पर दोस्तों गलत है क्वेश्चन। मछली निम्नलिखित में किसकी सहायता से सांस लेती है, ये सही हुआ ना। तो आप लोग समझ के रखना। तो आपको पता होगा कि मछली जो है वो सांस लेती है गिल की सहायता से ना, गिल की। तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शन नंबर सी ही सिलेक्ट कर लेंगे। गलफाड़ तो दिया नहीं है, तो हम लोग गिल ही को यहाँ पर रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी को, ठीक है भाई। बात करते हैं 56 नंबर में। देखो 56 नंबर में बताया जा रहा है इनमें से किस में ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो श्वसन में, श्वसन में क्या होता है? ऊर्जा का उत्पादन होता है। प्रकाश संश्लेषण में नहीं होता भैया, समझ के रखना। ऑक्सीजन का केवल उत्पादन होता है प्रकाश संश्लेषण में, ठीक है। आप लोग दोस्तों समझ पा रहे होंगे। आगे है और ग्लूकोज बनता है। सी नंबर है तो हो भी नहीं करेगा, तो आपका सही आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं 56 का ए। तो आप लोग टिक किए हैं, नहीं किए तो कर दे रहा हूँ, 56 का ए होगा, ठीक। 57 का देखो तो बाबू, ओहो 57 में क्या बताया जा रहा है? निम्नलिखित पादप अंगों में से कौन सा अंग श्वसन अंग है? कौन सा अंग श्वसन अंग? तो श्वसन अंग भैया हो जाएगा पत्ती ना, ये आपका हो जाएगा श्वसन अंग, क्योंकि ए में क्या होता है? ए में दोस्तों ग्लूकोज का निर्माण होता है। इसलिए 57 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि पत्ती में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। और जब पत्ती में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो दोस्तों कहीं ना कहीं श्वसन की जो प्रक्रिया होगी, अर्थात जो श्वसन का अंग होगा वह पत्ती ही कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट कर लेंगे। 58 नंबर में बाबू बताया जा रहा है प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? फूलों में, पत्तियों में, जड़ों में, तनों में। तो दोस्तों देखिए प्रकाश संश्लेषण उसी में होगा जिसमें क्लोरोफिल होगा, और क्लोरोफिल दोस्तों होता है पेड़ पौधों के पत्तियों में। इसलिए 58 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोग सिलेक्ट कर लीजिएगा। 59 नंबर में है कहाँ पाचन एवं श्वसन अंग एक दूसरे को अतिक्रमण करता है? कहाँ? तो दोस्तों श्वसन यंत्र में, याद रखना कहाँ पर? तो श्वसन यंत्र में, ठीक है। तो 59 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो आप लोग इसे सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिसको कंठ भी कहा जाता है। 60 नंबर में बताया जा रहा है मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? तो दोस्तों देखिए जो दो भाग है ना, ये है हृदय का ना, ये हृदय का भाग है। आप फेफड़ा जानिए रहे हैं, आप फुफ्फुस धमनी आप लोग जानिए रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो, नहीं तो ये सब सारा चीज़ जो है पढ़ने को मिलेगा दोस्तों आपको अगले चैप्टर में, जिसका नाम है परिवहन, उसी में दोस्तों मिलेगा पढ़ने के लिए। तो मानव शरीर के किस भाग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? कौन भाग में? तो 60 का दोस्तों जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फेफड़ा में। आप लोग फेफड़ा सेलेक्ट करके रखना, ठीक। बात करते हैं आगे 61 नंबर में। इसमें बताया जा रहा है कौन सा वायवीय एवं अवायवीय श्वसन में समान है? वायवीय एवं अवायवीय श्वसन में समान है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं कि 61 का जो सही आंसर होगा वो होगा ग्लाइकोलाइसिस, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस है वो दोनों में ही होता है, वायवीय में भी होता है और अवायवीय में भी होता है। क्योंकि दोस्तों जो ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रक्रिया है वो उसमें भी होगी जिसमें ऑक्सीजन होगा और उसमें भी होगी जिसमें ऑक्सीजन नहीं होगा। अर्थात जिसके श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी उसमें भी ग्लाइकोलाइसिस की आवश्यकता पड़ेगी, और जिसके श्वसन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होगी उसमें भी ग्लाइकोलाइसिस की आवश्यकता पड़ेगी, अर्थात यह प्रक्रिया होगी। तो ये आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 62 नंबर पर देखो तो बाबू
इसमें है मछली का एयर ब्लैडर यानी कि वायु आश्य किस रूप में कार्य करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन होगा, सहायक श्वसन अंग यानी कि सांस लेने में भी सहायता करता है, और द्रव स्थैतिक अंग। द्रव स्थैतिक अंग का मतलब कि जितना उसे पानी की आवश्यकता होती है उतना दोस्तों क्या करेगा, वो जो पानी होगा वो मछली के शरीर के अंदर चला जाएगा, और बाकी जो पानी होता है वो मछली के गिल की सहायता से बाहर निकल जाता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सहायक श्वसन अंग और द्रव स्थितिक अंग दोनों, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोग क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना है किसके, तो 62 नंबर सी के, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग 63 नंबर में। 63 नंबर में बताया जा रहा है किस प्रक्रिया द्वारा शासन, देखिए शासन यहाँ पर लिखा गया बाबू, शोषण होगा, गलती से लिखा चुका है, टाइप हो चुका है ना, शोषण होगा ना, शोषण। किस प्रक्रिया द्वारा शोषण के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है, ठीक है। तो दोस्तों बताओ तो कौन सा ऐसा प्रक्रिया है, 63 का कौन सा आपका राइट ऑप्शन होगा। तो 63 का दोस्तों होगा, जानते हैं, सी होगा, विसरण भी होगा और सक्रिय परिवहन भी होगा। विसरण का मतलब आदान प्रदान और सक्रिय परिवहन का मतलब कि रक्त का संचार, इसीलिए 63 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 64 नंबर में बताया जा रहा है लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन क्या होता है। लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन किसे कहा जाता है भाई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वसा का, ठीक है, वसा को ही कहते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए को रखेंगे, ठीक। आगे बाबू देखना 65 नंबर में लंबे समय की कसरत। 65 नंबर में दोस्तों बताया जा रहा है, देखिए कसरत को हम लोग क्या बोलते हैं, व्यायाम बोलते हैं ना, कसरत को व्यायाम। तो व्यायाम दोस्तों आप लोग ट्रिक समझ के रखना, कसरत को व्यायाम बोलते हैं। तो व्यायाम का जो पहला अक्षर है वह, तो इसको दोस्तों हम लोग जोड़ कर रखेंगे किससे, तो वसा से। तो आप लोग ट्रिक के रूप में याद रखना कि इसका सही आंसर होगा वसा, ठीक। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो, कभी भूल जाए तो, ठीक। आगे बात करते हैं 65 नंबर में। इसमें दोस्तों बताया जा रहा है अंडे से नया नया निकला टैडपोल किसके माध्यम से श्वास लेता है भाई, बताओ तो दोस्तों जानते हैं अंडे से नया नया जो निकला टैडपोल होता है वह सांस लेता है भीतरी गलफड़ों से। तो 65 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक। 66 नंबर में चलते हैं। इसमें बताया जा रहा है पलूरा किसका आवरण है भैया, किसका आवरण है, तो किसका आवरण है, फेफड़ा का, फेफड़ा के ना होई, हृदय के तो हो ही ना, यकृत के तो होगा ना, वीर्य का तो होगा ना, फुफ्फुस को ही फेफड़ा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 67 नंबर पर दोस्तों बताया जा रहा है, समझना आप लोग, निम्नलिखित में से एक एंजाइम का श्रावण ईस्ट द्वारा होता है जो किण्वन के लिए उत्तरदायी है, वो है कौन, आप लोग बताना। तो दोस्तों अगर आप लोग जानते होंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं आप लोग बताता हूँ, वो है दोस्तों जायमेज, ठीक ना, ऑप्शन नंबर डी। आप लोग जायमेज याद रखना, ठीक है। 68 नंबर में मानव शरीर में कंठ क्या होता है, मानव शरीर में कंठ क्या होता है बताओ तो दोस्तों मानव शरीर में जो कंठ होता है वो होता है वॉइस बॉक्स, यानी यहीं से ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक है। वॉइस का मतलब होता है आवाज, बॉक्स का मतलब होता है बक्सा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा 68 का। वयस्कों में सामान्य रूप से दिल के धड़कने की दर क्या होती है दोस्तों, तो किसको पता नहीं होगा, आप लोग जानते ही होंगे कि 69 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 72 से 80 बार हर एक मिनट में, हर एक मिनट में 72 से 80 बार जो हमारा धड़कन है वो दोस्तों धड़कता रहता है, अर्थात धक धक करते रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। 71 नंबर में बताया जा रहा है गले का एक फैला हुआ हिस्सा जो लड़कों में आवाज़ बॉक्स बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है उसको क्या कहते हैं, अर्थात गले का ऐसा कौन सा हिस्सा है जो लड़कों में आवाज़ बॉक्स बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है। तो दोस्तों जानते हैं वो है ग्रेसनी, ठीक है। अगर आपको पता होगा तो सही है, और नहीं है तो आप लोग देख सकते हैं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ग्रेसनी, आप लोग समझ के रखना, ठीक है। यानी कि आवाज़ जब बढ़ जाता है लड़का सबका, तो देखते हैं गरजता है, नरियाता है, कैसे चिल्लाता है एकदम, तो आप लोग गरजता है तो गरज से क्या रखना, गरज से आप लोग ग्रेसनी रखना, ग्रेसनी। अगर आ जाए दोस्तों ऐसा क्वेश्चन तो आप लोग समझ के रखना कि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ग्रेसनी, यानी कि आवाज़ बढ़ने पर गरजने लगता है, ठीक है। तो गरजने से क्या बनेगा, ग्रेसनी, ठीक। 72 नंबर में बताया जा रहा है निम्नलिखित में से छोड़े गए श्वसन में शामिल होता है, श्वसन में आप क्या छोड़ते हो, तो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, हल्का है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो आप लोग ऑप्शन नंबर डी को सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है बाबू। 73 नंबर में देखो क्या बताया जा रहा है, श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को कहा जाता है, अगर श्लेष्मा झिल्ली में सूजन हो जाए तो उसे क्या कहा जाता है, तो दोस्तों उसे कहा जाता है ब्रोनकाइटिस, यानी 73 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए ब्रोनकाइटिस, ठीक है। 74 नंबर में देखो, इसमें दोस्तों बताया जा रहा है हमारे फेफड़ों में कोशिकाएं होती हैं, हमारे फेफड़ों में जो कोशिकाएं होती हैं वो कितनी होती हैं यही आपको बतानी है। तो दोस्तों हमारे फेफड़ों में जो कोशिकाएं होती हैं वो होती है 600 मिलियन। तो आप लोग इसी को सेलेक्ट करके रखना, ठीक है। तो कितना, तो 600 मिलियन, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे याद रखेंगे, तो कोशिका का जो अंग्रेजी होता है वो होता है सेल,
क्या होता है सेल, तो से क्या बनेगा 6, से क्या बनेगा भैया 6, और 6 का मतलब होता है 600, तो 600 यानी 600 मिलियन, याद रखना। कोशिका का अंग्रेजी होगा सेल, सेल से हम लोग बना देंगे यानी कि सी से हो जाएगा क्या चीज, तो सी से दोस्तों हो जाएगा 6, और 6 का मतलब हो जाएगा यानी कि 6 यानी कि 600, तो 600 मिलियन हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 75 नंबर में देखो तो बाबू, इसमें है ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पाइरूवेट में विखंडन कहाँ किया जाता है। तो दोस्तों ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पाइरूवेट में जो विखंडन है वो होता है कोशिका द्रव्य में, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। तो 75 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 76 नंबर में देखो, इसमें दोस्तों बताया जा रहा है ऊर्जा उत्पादन के दौरान जब हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तो 6 कार्बन अणु कितने कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाता है। कुछ नहीं है तो कितने समझना, कितने कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाता है जब टूटता है, जब ग्लूकोज टूटता है ना, तो कितने कार्बन वाले अणु में परिवर्तित हो जाता है। तो दोस्तों 76 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3 कार्बन वाले अणु में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि देखिए 2 अणु पाइरूवेट का निर्माण होता है, और ये जो पाइरूवेट होते हैं वो दोस्तों 3 कार्बन वाले होते हैं, समझ कर रखना, ठीक है। इतना आगे है दोस्तों 77 नंबर में, आप लोग समझना। इसमें है निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त के मिश्रण के प्रवाह को सहन कर सकता है। कौन है भैया वो, बताओ तो ऐसा कौन सा जीव है जो कि ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त के मिश्रण के प्रवाह को सहन कर सकता है। तो 77 का सही आंसर होगा मेढक। मेढक ही ऐसा जीव है जो कि सहन कर सकता है, तो आप लोग इसे समझ कर रखना, ठीक है। आगे है 78 नंबर में, इसमें बाबू निश्वासन द्वारा होता है। निश्वासन का मतलब क्या होता है, निश्वासन मतलब होता है सांस को छोड़ना। तो सांस छोड़ने के क्रम में जो हमारा फेफड़ा का जो दोस्तों आकार होता है वो घट जाता है, ठीक है। घटने को ही कहा जाता है अस्फीति, अस्फीति। तो आपका सही आंसर होगा 78 का, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फेफड़ों की अस्फीति, ठीक है। तो 78 का आप लोग लगा चुके हैं ऑप्शन नंबर बी को। यहाँ पर है 79 नंबर में बाबू, देखिए किस वर्ग के प्राणियों में श्वसन गलफड़ों अथवा फेफड़ों द्वारा होता है, किस वर्ग के। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर है मत्स्य, सरीसृप, पक्षी, उभयचर। कौन है भैया, उभयचर होगा, जो जल और पानी दोनों में रहते हैं ना, उन्हीं वर्ग के प्राणियों में श्वसन गलफड़ों या फिर फेफड़ों द्वारा होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पर 80 नंबर में, याद रखिएगा गलफड़ा, जो पानी में जो जीव रहता है वो गलफड़ा सांस लेता है, या अथवा फेफड़ा यानी कि जो जीव स्थल पर रहता है तो वो फेफड़ा से सांस लेता है। लेकिन कुछ जीव ऐसा भी है जल में रहने वाला जो कि गलफाड़ा और फेफड़ा दोनों से ही सांस लेता है। तो आप लोग यहाँ पर उभयचरी दोस्तों समझ कर रख सकते हैं, ठीक है। 80 नंबर में देखना बाबू, इसमें कौन होगा, ऑक्सीशोषण के चरण कौन से हैं, ग्लाइकोलिसिस, केब्स चक्र, ईटीसी, उपयुक्त में सभी। दोस्तों हो सकते हैं आप लोगों ने 10 क्लास में सब ना पढ़ा होगा, लेकिन दोस्तों मैं अपने वीडियो में बताया हूँ, आप लोगों को सारा चीज़ बताया हूँ। अगर आप लोग मेरे इस चैनल को फॉलो करते होंगे, मेरे इस चैनल पर पढ़ते होंगे, तो दोस्तों किसी भी चीज़ में आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। जो भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ दोस्तों, वो मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है, ऐसे नहीं मैं बता रहा, ठीक है। 2 पार्ट तक आपका कंप्लीट है श्वसन वाला चैप्टर। देखिए इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ऑक्सीशोषण में ये तीनों चरण ही आते हैं, ग्लाइकोलिसिस, केब्स चक्र और ईटीसी, तीनों ही शामिल रहते हैं, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर 81 नंबर में, इसमें दोस्तों बताया जा रहा है ग्लाइकोलाइसिस की खोज किसने की थी। तो दोस्तों ये तो हो सकता है आपको पता होगा, तो ठीक है, नहीं होगा तो मैं बताता हूँ। 81 नंबर में जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों ने मिलकर खोज की थी, मेयरहॉफ, एमेंडन, पार्नास, ये तीनों ने मिलकर ही ग्लाइकोलिसिस की खोज की थी, ठीक है। आगे बात करते हैं 82 नंबर में, इसमें बाबू बताया जा रहा है ईएमपी पथ किसे कहा जाता है। तो दोस्तों ईएमपी पथ कहा जाता है ग्लाइकोलिसिस को ही एमपी पथ कहा जाता है, ठीक है। तो आप लोग इसे सेलेक्ट कर लीजिएगा। 83 नंबर में बताया जा रहा है हैंस क्रेब्स ने किसकी खोज की थी, बताओ तो। हैंस जो क्रेब्स है उन्होंने किसकी खोज की थी। तो 83 का बाबू सही जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। तो आप लोग इसे सिलेक्ट कर लीजिएगा, टीसीए चक्र की खोज की थी ना, आप लोग समझ कर रखना। आगे है यहाँ पर 84 नंबर में, क्रेब्स चक्र की शुरुआत किससे होती है। तो दोस्तों क्रेब्स चक्र की जो शुरुआत है वो होती है साइट्रिक अम्ल से, इसीलिए 84 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 85 नंबर में है बाबू आरक्यू क्या है, बताओ तो। ये हो सकता है दोस्तों आप लोग ना पढ़े होंगे, लेकिन हम दे दिए हैं। ये सब याद करना जरूरी नहीं है, आप लोग चाहो तो याद नहीं भी कर सकते हो, लेकिन मैंने फिर भी दे दिया ताकि आप लोग इसको याद रखो। आरक्यू क्या है, आरक्यू तो दोस्तों मैं बताता हूँ। आरक्यू जो है वो एक प्रकार का ताप गुणांक है, समझ के रखना, ताप गुणांक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 86 नंबर में है बाबू रेस्पिरोमीटर से क्या मापा जाता है, क्या मापा जाता है भाई, तो श्वसन दर मापा जाता है, याद रखिएगा।
कौन होगा भैया? 86 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आप लोग ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। 87 नंबर में दोस्तों बात करते हैं। इसमें बताया जा रहा है ग्लूकोज का पायरुवेट अम्ल में विघटन क्या कहलाता है? बताओ। ग्लूकोज जब पायरुवेट अर्थात पायरुवेट में जब विघटित हो जाता है तो यह जो क्रिया है वो क्या कहलाता है? तो दोस्तों यह क्रिया कहलाता है एएमपी पाथ, ये एमपी पाथ कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 88 नंबर में है बाबू, अनॉक्सी शोषण में आरक्यू का गुणांक कितना होता है? बताइएगा। अनॉक्सी शोषण में आरक्यू का गुणांक कितना होता है भाई? तो अनॉक्सी शोषण में जो आरक्यू का गुणांक होता है वो होता है अनंत। तो आप लोग इसे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। 89 नंबर में बताया जा रहा है क्रेब्स चक्र या ग्लाइकोलिसिस के बीच की योजक कड़ी कौन सी है जो कि जोड़कर रखती है? कौन है भैया? तो वो है दोस्तों, जानते कौन? एगो ऊपर उठाते हैं, आप लोग देख लीजिए सारा ऑप्शन। वो है एसिटाइल CoA, एसिटाइल CoA। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर है 90 नंबर में इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र संबंधित है किससे? बताओ तो। इलेक्ट्रॉन परिवहन जो तंत्र है वो संबंधित है माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक झिल्ली से, क्योंकि दोस्तों जो ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक झिल्ली में, ठीक है। तो आप लोग समझ के रखना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं 91 नंबर में। इसमें बताया जा रहा है बाबू क्रेब्स चक्र का वह एंजाइम जो प्रथम उत्पाद बनाता है क्या कहलाता है? तो दोस्तों वह कहलाता है सिट्रेट सिंथेटेज, सिट्रेट सिंथेटेज यही होगा ऑप्शन नंबर ए। तो आप लोग ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट करके रखना। 92 नंबर में दोस्तों बताया जा रहा है कि इसका आरक्यू का मान 1 से कम होता है। इनमें कौन है जिसका मान आरक्यू का 1 से कम होता है? बताओ तो कौन है भैया? तो 92 का दोस्तों जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, यानी कि प्रोटीन भी और वसा भी, ठीक है। इनका जो आरक्यू मान होता है वो 1 से कम होता है, अर्थात 0 या फिर ऋणात्मक होता है। सभी प्रकार के सजीवों में होता है। तो दोस्तों क्या होता है? देखो तो ऑप्शन को आप लोग। ऑप्शन दिया जा रहा है कोशिकीय शोषण, ऑक्सी शोषण, ग्लाइकोलिसिस, उपयुक्त तीनों। तो दोस्तों सभी प्रकार के जीवों में कोशिकीय शोषण होता है, क्योंकि सभी प्रकार के जो जीव हैं वो कोशिका से ही मिलकर बने होते हैं। उनमें भी दोस्तों ऑक्सी शोषण होता है, ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया होबे करेगा, क्योंकि दोस्तों जो ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया है यह ऑक्सी और अनऑक्सी दोनों शोषण में ही दोस्तों यह शामिल होती है। उपयुक्त तीनों, तो दोस्तों ये तीनों ही हो जाएगा। तो आप लोग ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। सर्वप्रथम एवं आसानी से ऊर्जा की प्राप्ति किससे होगी? सर्वप्रथम सबसे पहले और आसानी से ऊर्जा की जो प्राप्ति है वो किससे होगी भैया? बताइए। तो 94 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कार्बोहाइड्रेट से, यानी ग्लूकोज से, जो कि कार्बोहाइड्रेट के रूप में रहता है ना। 95 नंबर में कौन है? ग्लूकोज के एक अणु से कितने पायरुविक अम्ल बनते हैं? बताओ तो कितने पायरुविक अम्ल बनते हैं? तो 2 गो ना। 95 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो आप लोग इसको सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। 96 नंबर में है बाबू क्रेब्स चक्र किस में संपादित होता है? तो दोस्तों यह संपादित होता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। 96 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप लोग इसे सिलेक्ट करके रखना, ठीक। 97 नंबर में है पायरुविक अम्ल किसका अंतिम उत्पाद है? आपको बताना है दोस्तों। पायरुविक जो अम्ल है यह अंतिम उत्पाद है, जानते हैं किसका? यह दोस्तों है ग्लाइकोलिसिस का। ग्लाइकोलिसिस आप लोग समझ के रखना है ऑप्शन नंबर सी को, ठीक। 98 नंबर में बताया जा रहा है अनॉक्सी शोषण में कितने एटीपी अणुओं का निर्माण होता है? यही दोस्तों आपको बताना है। तो 2 एटीपी। अनॉक्सी शोषण में बहुत ही कम मात्रा में ऊर्जा निकलती है और ये जो ऊर्जा है वो एटीपी के रूप में 2 एटीपी के रूप में दोस्तों संचित रहती है। तो 2 ही इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 99 नंबर में देखो बाबू, इसमें क्या बताया जा रहा है? पादपों में शोषण की प्रक्रिया होती है, बताओ कब होती है? दिन में, रात में, दिन और रात दोनों में, कि कोई निश्चित नहीं है? तो भैया शोषण की जो प्रक्रिया होती है ना यह दोस्तों सतत होती है पादपों में। जिस प्रकार से सभी जीवों में सतत होती है, दिन रात मतलब 24 घंटा होती है, वैसे ही पादपों में शोषण की जो प्रक्रिया होती है वो 24 घंटा ही होती है। केवल और केवल दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वह दिन में होती है, दिन के समय में होती है, रात के समय में नहीं होती। तो यहाँ पर आप लोग समझ के रखना कौन कौन, दिन एवं रात दोनों। ऑप्शन नंबर सी, दिन एवं रात दोनों में, ठीक है। बात करते हैं इस वीडियो का सबसे जो लास्ट प्रश्न है उस पर। किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है? ऐसा कौन सा प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है? ग्लाइकोलिसिस में भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अगर दोस्तों मानकर चलते ये शोषण अवायवीय होगा तो इसमें बिल्कुल भी ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। ऑक्सी शोषण में भी होती है,
क्रेब्स चक्र में भी होती है और जो प्रकाश संश्लेषण है उसमें नहीं होती है, क्योंकि इसमें आवश्यकता होती है कार्बन डाइऑक्साइड की। इसलिए 100 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि इस वीडियो में टोटल जो 100 प्रश्न है वो कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों अगर आप लोग इस पीडीएफ को अगर चाहते हैं तो ये जो पीडीएफ है इसका लिंक मैंने अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप लोग दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें दोस्तों कुल जितने सारे क्वेश्चन मैंने लिए हैं सबका जो आंसर मैंने यहाँ पर नीचे दे दिया है। आप लोग दोस्तों देख सकते हो कि सारा जो आंसर है दोस्तों दिया गया है। आप लोग क्या कर सकते हैं कि इनके आंसर को भी दोस्तों लिखकर आप लोग याद कर सकते हैं। इस पीडीएफ का दोस्तों कोई भी पैसा लगने वाला नहीं है, यह दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर दोस्तों आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया है, मेरे इस वीडियो में दोस्तों संस्कृत से संबंधित कुल जितने सारे जो क्वेश्चन है वो आपको पसंद आए हैं, तो प्लीज आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।